हेलो बच्चों, मैं प्रिया राठौर और आ गए हम आपके लिए फ्रेश सा लेक्चर लेकर, जो कि हमारा चैप्टर चल रहा है और पढ़ने वाले हैं हम प्राणी जगत के बारे में और L4 पढ़ेंगे आज। और जैसा कि आपको पता होगा कि क्या पढ़ना है आज हमें, तो चैप्टर फ्लो आपने देखा ही कितना लंबा चैप्टर फ्लो है, क्योंकि भाई एनिमल्स हैं ही इतने फैले हुए कि क्या ही कहें। आज हम पढ़ने वाले हैं फाइलम निडेरिया, जिसको सिलेंट्रेटा भी कहते हैं, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और इसके वही सामान्य लक्षण, जिसमें एक स्पेशल लक्षण जो है इसका वो है दंश कोशिकाएं, उनके बारे में पढ़ेंगे, उन्हीं का स्पेशल कैरेक्टर है ये। शुरू करते हैं संघ निडेरिया या सिलेंट्रेटा से। आपने पॉरीफेरा पढ़ा होगा, पॉरीफेरा के सामान्य लक्षण पढ़े होंगे। पहले भी मैं बोल चुकी हूँ कि जो पॉरीफेरा है वही हमने जो पहले कैटेगरीज पढ़ी थी सब उन्हीं को मिला जुलू के हमें क्या करना है, इन सब के कैरेक्टर छापने हैं कि कौन कैसा है, द्विकोरकीय आकार कैसा है, भाई ट्रिप्लोब्लास्टिक है, जनन जो है वो कैसी है, तो ये सारे हमें लेकर चलना है। और साथ ही में मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि जो बच्चे ऐप से जुड़े हुए हैं, जो बैच से जुड़े हुए हैं, उनके टेस्ट डल चुके हैं, तो सबको टेस्ट देने हैं, सब चैप्टर के जो भी हैं, जितने भी हैं, जैसे भी डलते जाएंगे, टेस्ट पूरा पढ़कर दें। ऐसा नहीं है कि चलो दे देते हैं, टेस्ट आया है, अच्छे से पढ़कर 2-3 बार पढ़कर, एक बारीकी पढ़कर, होमवर्क सॉल्यूशन वीडियो देखकर उसके बाद टेस्ट दे, ताकि कुछ भी ऐसा ना रहे जो आपको ना आए। 130 का पेपर होता है, 30 आउट ऑफ 30 आपके आ जाए। चलिए सामान्य लक्षण हम देख लेते हैं। इस संघ के सामान्य लक्षण निम्नलिखित है। पहला, आवास, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, अच्छे से इसको आवास वगैरह लेकर शो करेंगे तो थोड़ा दिखने में अच्छा लगेगा। सभी जलीय जिनमें से मुख्यतया समुद्री, केवल कुछ स्वच्छ जलीय होते हैं। पॉरीफेरा में भी हमने पढ़ा था कि जो नॉर्मली होते हैं वो मरीन होते हैं, यानी समुद्री होते हैं, लेकिन एक जो हमने स्पॉन्जिला देखा था कि वो फ्रेश वाटर में मिलता है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा है, सबके सब मरीन है, लेकिन कुछ 1-2 जो हैं वो कौन है, स्वच्छ जलीय है। उदाहरण इसका देख ले, हाइड्रा है, पॉलिप अवस्था में भी रहता है, मेडूसा में, जेली फिश, और भी हैं एग्जाम्पल, अभी धीरे धीरे सबको बताएंगे। फाइसेलिया है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, एक मैं बता देती हूँ। सममिति यानी कि सिमेट्री कैसी है, तो इनकी सिमेट्री अरीय सममिति प्रदर्शित करेंगे। अरीय हम पढ़ चुके हैं, रेडियल सिमेट्री मतलब इनका जो बॉडी होगा वो जस्ट लाइक कुछ ऐसा होगा कि इसमें केंद्र के अक्ष से गुजरने वाली काट जो है वो एनिमल को 2 भागों में, बराबर भागों में बांट रही होगी। कुछ में द्विपार्श्व सममिति भी पाई जाती है, क्योंकि इसमें अभी आप देखेंगे कि जो इनकी अवस्थाएं हैं वो 2 अवस्थाओं में रहते हैं, ये जीवन चक्र में अपनी अभी अवस्थाएं आएंगी तब देखेंगे, तो उसमें कई बार द्विपार्श्व सममिति भी। ये क्या है, ये है सी एनिमोन, ठीक है, समुद्री एनिमोन जिसको कहते हैं। खूबसूरती देख ही रहे हैं आपकी, शायद आप कभी देखा, समुद्र के अंदर तो गए नहीं होंगे, मैं भी नहीं गई तो क्या ही कहूँ। जो गए हैं आपने शायद देखा भी हो, तो कभी ये सोचा नहीं होगा कि ये एक जानवर हो सकता है, क्योंकि दिख तो ये फ्लावर जैसा रहा है। तो इसको समुद्री एनिमोन भी कहते हैं, सी एनिमोन कहते हैं इसको, ठीक है। इसका एक हाइड्रा देखा, एक सी एनिमोन देख लीजिए आप। ये है ऑरिलिया, जिसको हम जनरल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, जेलीफिश। जेलीफिश के अंदर कई जेलीफिश जो होती हैं वो होती है पॉइजनस। अभी पढ़ने वाले हैं, सिलेंट्रेटा के बहुत सारे जो एनिमल हैं वो पॉइजनस है, डंक मारते हैं ये, तो जेलीफिश भी डंक मारती है। और आपको दिख रहा होगा ये कभी ऑरेंज दिख रही है, कभी ब्लू दिख रही है ना, और कभी यहाँ पे ब्लू दिख रही है, क्योंकि इनमें बायोल्यूमिनेंसी होती है, यानी जैव दीप्तता होती है। क्या होती है जैव दीप्तता, कि कुछ एनिमल लाइट को, जो सनलाइट है या जो भी लाइट उसको मिल रही है, समुद्र के अंदर जितनी भी लाइट आ रही है उसको इमिट करते हैं किसी न किसी रंग में, मतलब उसको उत्सर्जित करते हैं। सब कुछ को अवशोषित कर लेते हैं, कुछ को उत्सर्जित कर लेते हैं, तो जिस रंग को वो उत्सर्जित कर रहे होते हैं उस कलर के वो दिखाई देते हैं। इसका साइंटिफिक नेम ऑरिलिया है, ठीक है। नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसको जेलीफिश कहते हैं। इसकी भी 2 अवस्थाएं अभी पढ़ेंगे हम, भ्रूणी अवस्था। इनसे मिलिए आप, ये है फाइसेलिया फाइसेलिस, ठीक है। ये दोनों एक जैसे नहीं है, फाइसेलिया फाइसेलिस, दोनों के नाम में फर्क है, इसको ध्यान में रहे। ऐसा नहीं फाइसेलिया फाइसेलिया मैम ने 2 बार लिख दिया भाई, एक उसकी क्या होगी,
एक उसकी क्या होगी जीनस और दूसरे उसकी क्या होगी स्पीशीज, यानी जाति, वंश और जाति, ठीक है, इसीलिए दो डबल लीनियस की। इनको देखिए आपको कैसे लग रहे हैं, ये लैब में आपको देखने को मिल जाएगा, रखते हैं लैब में, हमने भी देखा हुआ है। सी एनिमोन भी मिल जाएगा आपको देखने को, हालांकि वो बहुत छोटा होता है, जितना बड़ा पिक्चर हम दिखाएंगे हैं उससे तो बहुत ही छोटा है, इतना सा होगा, ये भी छोटा ही है, पिद्दू सा, इतना सा, ठीक है। पर हाँ हमने बेबी देखा हुआ है, बड़ा वाला तो थोड़ा बड़ा ही होगा। अगर आप इसका कैप देखेंगे, जब आप इसको है ना आपके बुक के या प्रैक्टिकल की फाइल में देखेंगे तो वहां पे कुछ ऐसा बना रखा है, इसको गंदा सा ऐसा ऐसा। अगर आप इसका ऊपर वाला पोर्शन देखें जो बहुत टोपी जैसा है ना, अगर कैसा है ये कैप जैसा है, तो इस कैप की वजह से इसने जो है पुर्तगाल में जो युद्ध चल रहा था, पुर्तगाल में क्या हो रहा था, युद्ध चल रहा था, तो ये समुद्र के ऊपर ऐसा तैरता रहता है जस्ट लाइक दैट, और जमीन पर भी रहता है, देखो ये जमीन पर है और ऐसे तैरता। तो अभी आपको क्या लग रहा है, ये कैप जैसा लग रहा है, कोई कैप है ऐसा। तो फाइसेलिया की एक खासियत थी कि ये समुद्र के ऊपर ऐसे तैरता था, तो जो जहाँ पे पुर्तगाल में जहाँ युद्ध चल रहा था तो उनके दुश्मनों को ऐसा लगता था कि ये पुर्तगाल के सैनिक है जिनकी हेड उनको दिख रही है और वो पानी में ऐसे चल कर आ रहे हैं, तो उनकी हेड जो है वो ऊपर दिख रही है, ऐसा समझते थे। इसीलिए इसका कॉमन नेम जो है वो है पुर्तगाल का योद्धा। और पुर्तगाल के सैनिकों को इसने बहुत बचाया, क्यों? क्योंकि सामने वालों को लग रहा था अरे ये तो समुद्र पे ऐसे तैर रहे थे, बहुत सारे थे, तो उनको लगा सैनिकों की संख्या तो बहुत ज्यादा है, तो हम उनसे लड़ नहीं पाएंगे, तो उनके दुश्मन जो है वो वहां से भाग गए, इसलिए इसको वहां से नाम दिया पुर्तगाल का सैनिक, या पुर्तगालिस सोल्जर भी कहा जाता है इसको, योद्धा या सैनिक भी कहा जाता है। तो ये है फाइसेलिया। इसके सबके कॉमन नेम जिन जिन के बता रही हूँ मैं, उनको याद रखने, मजे करने के लिए नहीं बता रही मैं, ठीक है। चलो, तो ये पुर्तगाल का सैनिक जिसका नाम है फाइसेलिस या फाइसेलिया, फाइसेलिस। आगे देखो, इसकी बात कर लेते हैं। ये है द ग्रेट बैरियर रीफ, कहाँ पे है ये, थोड़ा जीके चेक कर लीजिए, बताओ कमेंट में। और इनको भी देख लो, ये पंख जैसा दिख रहा है, आपने वो स्कूलों में लगती है ना ग्रीन कलर की ऐसे, वो नहीं है ये, जिसको हम विद्या भी कहते हैं, पता नहीं आप कहते हो या नहीं। ग्रीन कलर का एक प्लांट होता है ऐसा, उसको थुंजा कहते हैं, साइंटिफिक नेम उसका थुंजा है। वैसा आपको लग रहा होगा, सिर्फ कलर इसका व्हाइट है, लेकिन ये वो नहीं है, ये एक एनिमल है। भाई हम एनिमल ही पढ़ रहे हैं, कोई पादप तो नहीं समझ रहा ना। हाँ, एनिमल है ये, एक प्रकार का, जिसको बोलते हैं गॉर्गोनिया, और इसको बोलते हैं समुद्री पंख, सी फैदर। क्या बोलते हैं इसको? सी फैदर, यानी समुद्री पंख बोलते हैं, क्योंकि आपको दिख ही रहा होगा ये पंख जैसा है, हालांकि ये एक एनिमल है। नीचे बेस पे लगा होता है और इस तरह से इसके जाले जैसा फैला होता है। बुक में जो डायग्राम आपको दिखेगा वो कुछ ऐसा होगा, ऐसे छुग्गे निकाल दिए होंगे जगह जगह पे, और आप इसको वो समझ रहे होंगे जो मैंने कहा, थुंजा समझ रहे होंगे, ग्रीन कलर का जो गार्डन वगैरह में लगा होता है वो नहीं है, उसकी सेम डिजाइन का ये एनिमल है जो समुद्र में रहता है। ये भी अलग अलग कलर में मिलता है, ठीक है। ये है गॉर्गोनिया, जिसको बोलते हैं समुद्री पंख। लैब में दिखेगा, अगर आपको कभी दिखाएंगे तो स्कूल लैब में। ये क्या है, ये आपको दिख रहा है, ये ऑरेंज ऑरेंज सब पार्ट। अभी मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर आई थिंक आ गया होगा कि द ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, तो द ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है। और उसको द ग्रेट बैरियर रीफ क्यों कहते हैं? क्योंकि सिलेंट्रेटा संघ के जो प्राणी होते हैं उनका स्केलेटन यानी कंकाल, जैसे कि हमने पॉरीफेरा में भी पढ़ा था कि अंदर उनको बॉडी को अरेंज करने के लिए कोई कंकाल तो होगा, तो वो कंकाल जो है एंडोस्केलेटन, वो कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका का बना होता है। तो जब एनिमल मर जाता है तो ये एज इट इज रह जाता है, जैसे उस पॉरीफेरा में भी हमने पढ़ा था वीनस फ्लावर के लिए कि वो रह जाता है, इनमें भी ऐसा ही होता है। ये सब मर जाएंगे ना, सी एनीमोन और फाइसेलिया का तो नहीं रहता, जैसे ये है गॉर्गोनिया, ये मर जाते हैं तो इनका कंकाल ऐसा कैसा रह जाता है, और जिस कलर के ये है उस कलर का कंकाल रहेगा। तो आपने सुना होगा कोरल वर्ड, इसको कोरल रीफ भी बोलते हैं, द ग्रेट कोरल रीफ
ये ऑस्ट्रेलिया में है। और यहाँ पे क्या देखो, ये शिप दिख रही है, ये पानी है और ये पूरा के पूरा पत्थर जैसा जमा हुआ है। ये पत्थर जैसा इसलिए जमा हुआ है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सिलेंट्रेटा के एनिमल्स रहते थे जो मर गए हैं और मरने के बाद उनके कंकाल जो है वो डिपॉजिट हो गए हैं, और इसी को हम बोलते हैं कोरल। अगर आपको हिंदी में बताती हूँ कोरल को क्या कहते हैं। मूंगा अंगूठी में पहने हुए देखा है किसी ने ऑरेंज कलर का? मूंगा जिसको कहते हैं। भाई मैंने तो नहीं मोती पहना हुआ है मैंने, वरना दिखा देती। ऑरेंज कलर का मोती पहनते हैं जिसको हम बोलते हैं मूंगा है ये। वो मूंगा ये कोरल्स ही होते हैं, समुद्र से लाया जाता है, इसीलिए इतना एक्सपेंसिव होता है। तो ऑस्ट्रेलिया में तो भाई पूरा के पूरा ऐसे रीफ बना हुआ है जहाँ पे मूंगा मतलब ये सिलेंट्रेटा के जो प्राणी है वो जमा हो के एक चट्टान जैसी संरचना बना दी है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोरल रीफ है ऑस्ट्रेलिया में, और भी जगह पे है लेकिन ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा है, इसीलिए इसको द ग्रेट बैरियर रीफ बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इनके कॉमन नेम भी याद रखने। पूछ दिया जाए मूंगा मोती कहाँ से मिलता है तो सिलेंट्रेटा के प्राणियों से मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं जनन स्तर की। ये द्विस्तरीय जंतु है, डिप्लोब्लास्टिक है। बार बार मैं वही नहीं समझा, डिप्लोब्लास्टिक मतलब इसमें क्या होगी, दो ही लेयर होगी। एक तो होगी एक्टोडर्म और एक होगी एंडोडर्म, मीजोडर्म नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट ले लो। सब वही आता रहेगा, थोड़ा थोड़ा वही कॉमन टॉपिक फर्स्ट से रिलेटेड। फर्स्ट लेक्चर जिसने पढ़ लिया वो आधी कहानी यही समझ जाएगा। शारीरिक संगठन, ये ऊतकीय स्तर के होते हैं, मतलब इनमें क्या बनना शुरू हो गए हैं, अब टिश्यू बनना शुरू हो गए हैं। ठीक है, ऊतक बन गए हैं। पॉरीफेरा तक सिर्फ बहुकोशिकीय था, अब ऊतक का निर्माण। ये सब आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। किस संघ से ऊतकों का निर्माण चालू होता है? सिलेंट्रेटा संघ से ऊतकों का निर्माण चालू होता है। किस संघ से ट्रिप्लोब्लास्टिक जनन स्तर चालू होते हैं? तो वो सिलेंट्रेटा के बाद आएंगे प्लैटिहेल्मिन्थेस। सिलेंट्रेटा में तो दो ही हैं अभी, एक्टो और एंडो। ठीक है, प्लैटिहेल्मिन्थेस से शुरू होते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शरीर प्रकार है इनका, कैसा शरीर प्रकार है इनका? इनका शरीर आदर्श रूप से द्विरूपी है। मैंने कहा था ना डाइमॉर्फिक स्टेज पे मिलते हैं ये, मतलब दो तरह की अवस्थाओं में रहते हैं अपने जीवन चक्र की। एक तो होती है बेलनाकार पॉलिप, जो कुछ ऐसी दिखेगी आपको, जैसी सी एनीमोन की दिख रही थी। नीचे ऐसा होगा स्टेम सा, मतलब आपको लग रहा होगा तना है, और ऊपर ऐसे छोगे निकले होंगे। और दूसरी होती है मेड्यूसा, जो तश्करी प्याली या छतरी नुमा होती है। इसीलिए इन प्राणियों को हम क्या बोलते हैं, बहुरूपता या पॉलीमॉर्फिज्म प्रदर्शित करते हैं। ये भी क्वेश्चन बनता है कि कौन से संघ के प्राणी पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब एक से ज्यादा रूपों में पाए जाना। जैसे मैंने अभी आपको जेलीफिश बताई, ये जेलीफिश है। ये जेलीफिश की मेड्यूसा अवस्था है। कौन सी अवस्था है ये? मेड्यूसा। इसकी पॉलिप अवस्था कैसी होगी? ऐसी, मतलब ये नीचे कहीं जमीन से लगा होगा और इसमें ऐसे ऐसे होंगी, तो ये हो गई इसकी पॉलिप अवस्था। ऐसे हाइड्रा में भी दो मिलती है। ठीक है, जैसे सी एनीमोन की दिख रही है आपको, है ना। ये कौन सी अवस्था है सी एनीमोन की? ये पॉलिप अवस्था है। हो सकता है इसकी हाइड्रा अवस्था, सॉरी मेड्यूसा अवस्था यहाँ पे नहीं दिख रही है क्योंकि यहाँ पे पॉलिप है। सब में होती है ऐसा भी नहीं बोला मैंने। ठीक है, किसी किसी में होते हैं लेकिन अधिकतर में होती है, इसलिए इनको पॉलीमॉर्फिज्म या बहुरूपता कहते हैं। नेक्स्ट है देह भित्ति, मतलब बॉडी वॉल कैसी है इनकी। देह भित्ति मुख्यतः दो स्तरों से बनी हुई है। बाहरी त्वचा यानी एपिडर्म्स, वो जो हम बात कर चुके हैं, और दूसरी इसमें रहेगी गैस्ट्रोडर्म। जो इनकी एंडोडर्म होती है उसको गैस्ट्रोडर्म कहते हैं। ऐसा ही हमने पॉरीफेरा में भी बोला था। बाहर वाली को हमने बोल दिया था पिनिकोसाइट की कोशिकाएं, और अंदर वाली को हम क्या बोल रहे थे, वहां पे भी गैस्ट्रोडर्म ही बोल रहे थे। ठीक है, अब बात करते हैं स्पेशल चीज जो कि क्या है, दंश कोशिकाएं। सिलेंट्रेटा संघ के प्राणियों में कुछ स्पेशल टाइप की कोशिकाएं, विष ग्रंथियां और विष कोशिकाएं पाई जाती है, जिसे दंश कोशिकाएं कहते हैं। पॉरीफेरा संघ की क्या खासियत थी कोशिकाओं के मामले में, कि वहां पे कोएनोसाइट्स होती हैं। पढ़ा था ना कि नहीं पढ़ा? नहीं मैम, याद नहीं है, क्या करूं, तब करना पड़ेगा। ठीक है, दंश कोशिकाएं जो हैं वो पाई जाती हैं। ये सिलेंट्रेटा संघ की खासियत है। क्या होती है दंश कोशिकाएं? यह कोशिकाएं केवल सिलेंट्रेटा संघ के जंतुओं में पाई जाती है। दंश कोशिकाएं थैली नुमा संरचना का प्रमुख भाग संपुट यानी कैप्सूल, अभी मैं आपको बना के बताऊंगी इसको, संपुट कहलाता है।
इन कोशिकाओं के भीतर विषैले पदार्थ से भरा हुआ कोश होता है जिसमें दंशिका यानी कि निमेटोसाइट्स और स्टिंग ऑर्गन कहते हैं, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, दंशिका या निमेटोसाइट कहते हैं। और इस कोशिका को और क्या कह सकते हैं, निमेटोब्लास्ट, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है, निमेटोब्लास्ट, ये सी साइलेंट है, ठीक है। निडोसाइट, जो निडेरिया लिखा हुआ था ना, संग निडेरिया सिलेंटेटा, वो सी से शुरू होता है लेकिन सी साइलेंट होता है। और यहाँ पे भी ये निडोब्लास्ट है, ये निडोब्लास्ट नहीं है, ये सी साइलेंट है, समझ गए ना, इसका एन साइलेंट मत कर देना। चलो आओ दंश कोशिकाएं पढ़ते हैं। क्या है दंश कोशिकाएं? दंश कोशिकाएं इनमें जो पाई जाती हैं वो कुछ ऐसा कप लाइक स्ट्रक्चर है। कोशिका है ये, तो क्या क्या होगा भाई इसमें, एक तो केंद्रक होगा, है ना, रिक्तिका होगी, माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, है ना, अंतर्प्रदवी जालिकाएं होंगी, ये सब तो पता ही है आपको। स्पेशल चीज जो हम बात करने वाले हैं कि इसमें एक कोश होता है। इस कोश को मैं ग्रीन बताऊंगी क्योंकि ये मेरी तरह जहर उगलता है बायो पढ़ा पढ़ा के। ये कोश होता है जिसको हम बोल रहे हैं दंशिका, निमेटोसाइट, क्या बोल रहे हैं इसको, निमेटोसाइट। इसके अंदर विषैला पदार्थ भरा होता है और ऊपर की तरफ एक कशाब होता है। कशाब तो समझ ही गए, पढ़ चुके हैं हम। कशाब क्या होते हैं, फ्लैजिला। ये फ्लैजिला यहाँ से अटैच होता है ऐसे, और इसके ऊपर बहुत सारे कांटे भी होते हैं और ये यहाँ से बंद होता है। ये पूरा एनिमल के अंदर धसी हुई रहती है ना, जो भी आपका चाहे जेलीफिश ले लो चाहे हाइड्रा ले लो, सबके अंदर होती है निमेटोसाइट्स। इसीलिए जेलीफिश के पास ऐसे मत चले जाओ, अरे जेलीफिश कितनी क्यूट है, छोड़ देगी ना तो वहीं मर जाओगे, ढेर हो जाओगे समुद्र के अंदर, स्विमिंग छूट जाएगी। तो ये जो है सोच समझ के जाएं सबके पास। तो इनके पास दंश सब में नहीं होती लेकिन होती है, ठीक है। सारी जेलीफिश पॉइजनस नहीं होती, ये पहले भी बोल चुकी हूँ मैं। जो पॉइजनस है उनकी बात कर रहे हैं। तो उनमें कोशिकाएं होती हैं। जैसे ही कोई इनको लगता है कि हमारा एनिमी इनके पास आने वाला है, यानी दुश्मन हमारे पास आने वाला है, तो ये जो दंश कोशिकाएं होती है ये ऐसे दब जाती है। ये क्या है भाई, फ्लैजिला, और इसमें क्या भरा हुआ है, विष। तो ये यहाँ से निकल जाएगा ऐसे फटाक करके। कैसे, देखो जरा इसको, ये अब खाली रह गया और इसमें से ये जो बनाया है हमने, ये कशाब, ये यहाँ से बाहर निकल के सीधा दुश्मन के अंदर घुस जाएगा और उसके सेल में जाके उसको पॉइजनस करके, आपने देखा भी होगा टीवी वगैरह में, है ना, कहीं वो मूवीज वगैरह में कि वो जाता है और उसको कुछ काट जाता है, फिर उसका पैर वैर सब पैरालाइज्ड हो जाता है, स्विमिंग नहीं कर पाता। वो ऐसे ही हमें पता नहीं होता क्योंकि जेलीफिश आपको इतनी बड़ी दिख रही है तो इतनी सी ना, कहाँ से आई, कहाँ आपके पैर में लगा दिया। हालांकि उसका इतना सा पॉइजन हमें हो सकता है इफेक्ट न भी करे, 2 4 6 लगेंगे तब जाके कुछ होगा, लेकिन उसके दुश्मनों के लिए तो ये भारी है। तो ये पॉइजनस जो है ये इसे कर देती है। और साथ में आपने कहीं देखा होगा जेलीफिश ऐसा केमिकल भी सिक्रीट करती है अलग अलग कलर का, वो भी हमारे लिए नुकसानदायक होता है, दूसरे उसके एनिमीज के लिए भी। तो पॉइजन ऐसे भी सिक्रीट करती है और दंश कोशिकाएं भी होती है, दोनों ही चीजें यहाँ पे काम करें, ठीक है। तो ये है दंश कोशिकाएं, जिसको क्या बोलते हैं, इस कोशिका को, भाई ये तो निमेटोसाइड है, इस पूरी कोशिका को क्या बोलते हैं, निमेटोब्लास्ट। ब्लास्ट कर देती है ये, इसलिए इसका नाम निमेटोब्लास्ट है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब श्वसन उत्सर्जन देख लेते हैं। इसमें श्वसन का उत्सर्जन दोनों ही, श्वसन में उत्सर्जन दोनों ही शरीर सतह से विसरण द्वारा, पॉरीफेरा में भी ऐसा ही हो रहा था भाई, कोशिकाओं की लेयर बनी हुई है, बाहर पानी में ऑक्सीजन है, इसको ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड जो भी बाहर अंदर लेनी है वो किस प्रक्रिया से ले रही है, विसरण की प्रक्रिया में। ऑक्सीजन बाहर जल में ज्यादा है तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, यानी इसकी बॉडी में आ जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, ठीक है। और उत्सर्जन भी ऐसे ही, किसका उत्सर्जन करेगी ये, अमोनिया का उत्सर्जन करती है। पॉरीफेरा में भी हमने अमोनिया पढ़ा था कि इनका उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है। और अगर आप थोड़ा सा आइडिया लेकर चलेंगे तो जितने भी जलीय जीव होते हैं उनमें उत्सर्जी पदार्थ मैक्सिमम अमोनिया होता है। जो स्थल पर रहते हैं उनमें यूरिया होता है, जैसे हम में है, ठीक है। और
और ऊपर जो हवा में रहते हैं जितने भी पक्षी वगैरह हैं उसमें यूरिक एसिड होता है, और रेप्टाइल्स में भी होता है कुछ यूरिक एसिड। हालांकि रेप्टाइल जमीन पे रहते हैं लेकिन उनमें भी यूरिक एसिड कुछ कुछ स्पीशीज में है। जनन, इनमें जनन लैंगिक व अलैंगिक दोनों प्रकार का है। जीवन चक्र में पॉलिप जो हम बात कर चुके हैं, अलैंगिक जनन करेगा तो कौन सी अवस्था में रहेगा, पॉलिप अवस्था में, जो वो जमीन पे ठहरी हुई है ना, चिपकी हुई है। लैंगिक जनन मेडूसा के रूप में होता है, जो हमने जेलीफिश का रूप देखा वो मेडूसा फॉर्म था, का एकांतरण होता है। यह क्रिया मेटाजेनेसिस कहलाता है। ये जो प्रक्रिया है, ये जो क्रिया है, मतलब वही जीवन चक्र में दो अवस्थाएं चलती है कि वहां पे हम प्लांट में पढ़ते थे ना युग्मोद्भिद और बीजाणुद्भिद, तो यहाँ से देखो एनिमल में भी शुरुआत होने लगी है। क्या हो रहा है यहाँ पे, पॉलिप और मेडूसा अवस्था एकांतरित रूप से चलती रहेगी। जब अलैंगिक जनन करता है तो वो पॉलिप अवस्था में रहेगा, मतलब ऐसी वाली में जैसे सी एनिमोन है। अब थोड़ा ढंग का सी एनिमोन बनाऊंगी मैं, जैसा कि वहां पे दिख रहा था। आपको भी तो पता होना चाहिए ना कैसे बनाएंगे सी एनिमोन। ये देखो, ये सी एनिमोन है, ये इसकी कौन सी अवस्था है, पॉलिप अवस्था है। इसमें तो ये क्या करते हैं, अलैंगिक जनन करेंगे। और जो इनकी जेलीफिश वाली अवस्था है यानी कि मेड्यूसा अवस्था, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताई थी, यहाँ से टेंटाकिल्स। टेंटाकिल्स क्या होते हैं भाई, ये दंश कोशिकाओं के ये जो थ्रेड है उनको भी टेंटाकिल्स कहते हैं। टेंटाकिल्स पॉइजनस भी रहते हैं, ऐसे कशाब युक्त संरचना है जो इनको चलन में मदद करती है। ठीक है, यहाँ पे जेलीफिश का मुंह होता है और यहाँ पे उसकी वो कैनाल्स होती है, जो हमने जब अरीय समिति बनाई थी तब भी। तो ये लैंगिक जनन का आधार है। टेंटाकिल्स देखो जेलीफिश में भी दिख रहे हैं, ये देखो इसके फाइसेलिया के भी टेंटाकिल्स हैं, ये दिख रहा है, ये भी पॉइजनस है, ये इसके टेंटाकिल्स है। जेलीफिश में भी है, ये देखो ये निकल रहा, और छोटे छोटे भी हैं, ये जो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे इसका मुंह होता है। ठीक है, ये देखो ये रहा टेंटाकिल्स ब्लू कलर का, इसमें आपको बहुत सारे दिख रहे होंगे। ये जो थ्रेड ये इसका माउथ है, यहाँ से जो है खाना खाता है ये। ठीक है, तो हमने निडेरिया जो संघ है यानी कि सिलेंट्रेटा संघ है, दोनों यहाँ हम याद करने हैं, आज पढ़ा हमने। और इसी तरह हम एक एक ही पढ़ेंगे ताकि आपको सबकी जो संरचनाएं हैं वो अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि ये एक एक ही आते हैं। कोई एक संघ दे देते हैं, उसके नाम प्राणी के, उसके आपको कुछ स्पेशल जिसके स्पेशल नाम है वो ध्यान रखना है। और एनसीईआरटी में तो शायद इससे भी कम 1-2 लाइनें दे रखी है। तो इसी के साथ जो हमारा सिलेंट्रेटा ग्रुप है वो छोटा सा था, खत्म होता है। जैसा कि मैंने कहा, इनके जो कॉमन नेम्स है और जो एग्जाम्पल है वो आप याद रखें, क्योंकि उन पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। और स्पेशलिटी में हाईलाइट करके इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप ध्यान रखते हैं पॉरीफेरा में क्या स्पेशलिटी है, सिलेंट्रेटा में क्या स्पेशलिटी है। तो इसके साथ आज हम सिलेंट्रेटा ग्रुप को खत्म करते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम टीनोफोरा, जो कि सबसे छोटा ग्रुप है, उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा अगले वीडियो।